बच्चों स्क्रीन विजिबल है ना? क्वेश्चन लिखिए। टू रजिस्टर्स, क्वेश्चन है टू रजिस्टर्स, each of resistance 10 ohm and 15 ohm connected to battery of 12 volt. Find first part minimum current, second part maximum current. जल्दी से निकालिए। दो रेजिस्टेंस है 10 ओम और 15 ओम की, इसको हमने कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट की बैटरी से। आपको निकालना है पहला मिनिमम करंट, दूसरा निकालना मैक्सिमम करंट। 2 मिनट दिए करने के लिए, करिए। देखिए आपको पहले दो रजिस्टर दिए हुए हैं, आप इनसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकाल लो पहले। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? जब दोनों किस में होंगे? सीरीज में, है ना? तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में निकलती है। और सीरीज में कैसे निकालते हैं? सिंपली उनकी रेजिस्टेंस को जोड़ के। तो आर टोटल वुड बी इक्वल टू 10 + 15 दैट इज इक्वल्स टू 25 ओम। हम जानते हैं अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा? ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना करंट कम फ्लो करेगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। सर मैंने शायद से उल्टा कर दिया सर क्वेश्चन। हाँ, तो 12 वोल्ट इज इक्वल्स टू आई निकालना है। आर कितना हो गया? 25। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 12/25। कितने लोग को बात समझ आ गई? ये आ गया आपका कौन सा करंट? मिनिमम करंट आ गया। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। इसके तुरंत बाद देखिए सेकंड पार्ट कैसे होगा। सेकंड पार्ट में मैक्सिमम करंट निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम करंट। ये कैसे निकलेगा? जल्दी बोलो, मैक्सिमम करंट कैसे निकालोगे? मैक्सिमम करंट सर 1/, पैरेलल सर में। दोनों को बिल्कुल सही है। 1/10 1/15 सर, ऐसे हाँ, तो निकाल लेंगे। ठीक है ठीक है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। वो डेरिवेशन हमें समझनी है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट में बहुत सारी डेरिवेशंस हमें आएगी, इस पर बहुत सारे फॉर्मूलाज बन के आएंगे, तो वो आपको क्लियर होने चाहिए। इसने कहा क्या? इसने कहा मान लीजिए मैं एक सर्किट के अंदर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ किसके अक्रॉस? अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर पे मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है आई करंट, हमने कितनी देर के लिए फ्लो किया? हमने टाइम टी के लिए फ्लो किया। क्या कहा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने एक कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V, जिसकी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या थी? R। उसमें करंट कितना फ्लो किया? हमने आई करंट फ्लो किया। कितनी देर के लिए? टाइम टी के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक एनर्जी की फॉर्म को फ्लो कराते हो तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं रहती, वो एक से ज्यादा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं, वो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? अगर आप करंट दे रहे हो तो करंट यस सर, सिर्फ और होगी। सिर्फ करंट की फॉर्म में नहीं जाएगा, वो हीट की फॉर्म में भी जाएगा, वो साउंड की फॉर्म में भी कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो उसने कहा कि इसको जब आई करंट को टाइम टी के लिए हमने पास किया तो इसने क्या प्रोड्यूस करी? हीट। उस हीट का मतलब क्या है? बेसिकली एनर्जी। और एनर्जी कह लें या वर्क डन कह लें, एक ही बात होती है। हाँ या ना? हीट के एनर्जी कह लें, एनर्जी और वर्क डन सेम ही चीज है। जल्दी बोलो, दोनों ही जूल में है। यस सर। तो अगर मैं यहां से इसके लॉ के हिसाब से, उसने कहा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। क्या बोला उसने? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। और उसने कहा H डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? T टाइम टेकन, कि कितनी देर तक मैंने इसके अंदर इस करंट को पास किया, उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्या हुआ, यहां से इसने इस रिलेशन को कंपेयर किया तो ये बन गया H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर T। और यहां से जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे ये बन जाएगा I स्क्वायर RT। R यहाँ पे क्या है? R हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। इसको प्रोपोर्शनल जगह हम डायरेक्ट इक्वल कर दें कि H जो है डिपेंड तो कर रहा है ना, तो डायरेक्टली रहेगा। तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT आ गया।
तो H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। तो क्या मैं H की जगह यहाँ पे W लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो। H की जगह मैं यहाँ पे W लिख सकता हूँ, W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, हाँ या ना? सर W कैसे लिख सकते हैं सर? अरे हीट क्या है? एनर्जी। यस सर। और W क्या है? वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है। ओके सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का एक और फॉर्मूला सुनना। W जो है हमने पढ़ा था, W इज V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू पढ़ा था, हाँ या ना? तो W इज इक्वल्स टू वी क्यू होता है नहीं होता? एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ चुका है, अब इसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ। W इज इक्वल्स टू वी क्यू होता है नहीं होता? यस जल्दी सर। बोलिए। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। और I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? आई टी हो गया। ये करंट की डेफिनेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दोनों लॉ समझ आ रहे हैं आपको? मैंने कहा V इज इक्वल्स टू आई आर लिखूंगा मैं, हाँ या ना? V यस इज सर। इक्वल टू आई आर हो सकता है नहीं हो सकता? प्लीज रेज योर हैंड। V इज इक्वल्स टू आई आर, कितने लोग को समझ आया? ओके, अगर V इज इक्वल्स टू आई आर समझ आ गया तो एक चीज और, Q की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? Q की जगह मैं आई टी लिखने वाला हूँ। कितने लोग को ये समझ आ गया? क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी हो गया, और V इज इक्वल टू क्या हो गया? आई आर हो गया। I से I मल्टीप्लाई किया, क्या बना? W का फॉर्मूला, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? सर आ गए। दोनों तरीके से क्लियर हुआ, एक तो एज पर जूल्स लॉ और एक एज पर डेरिवेशन हमने जो निकाली। ये क्लियर है नहीं? हाँ या ना अश्विना? हाँ जी भैया। समझ आ गया? हाँ जी। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो देखो एक फॉर्मूला और निकालता हूं मैं यहीं से। अभी W जो था हमारा, हमने लिखा W इज इक्वल्स टू वी क्यू। अगर मैं इसके अंदर V की वैल्यू नहीं रखता, उसको V को V रहने देता हूँ, Q को लिखता हूँ आई टी, तो एक फॉर्मूला और बन गया, W इज इक्वल्स टू वी आई टी, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, so. अब एक काम कीजिएगा, अब आप इस केस में जो वैल्यू है वो V को V रहने दीजिए, Q की वैल्यू लिख दिया आपने आई टी। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम? अब नेक्स्ट केस में W इज इक्वल्स टू V की वैल्यू वही रहने दीजिए, Q की वैल्यू क्या थी? Q की वैल्यू क्या रखी थी आप लोगों ने अभी? आई टी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। और Yes, so. I की वैल्यू अगर यहां से निकालूं तो क्या होता है? I इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो ये हो गया V इंटू वी बाय आर इंटू टी। कितने लोग को ये फॉर्मूला समझ आ गया? इट बिकम्स V स्क्वायर टी अपॉन आर। ये W का एक और फॉर्मूला आ गया। देखो जो जो हमें गिवन होगा ना उसके हिसाब से हम फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, इसलिए ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, और ये भी एक फॉर्मूला है। मतलब बात समझ आ रही है आप लोगों को? मैं कोई भी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ? जल्दी बताइए, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक और टर्म समझने वाली है जिसे हम लोग पावर कहते हैं। पावर, पावर क्या होता है आप जानते हो? वर्क डन अपॉन टाइम को पावर कहते हैं। वर्क डन अपॉन टाइम इज पावर। और वर्क डन के आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े अभी। एक पढ़ा था वर्क डन वी आई टी, अपॉन टी है तो फॉर्मूला क्या बना? वी आई। ये पहला फॉर्मूला है, W इज इक्वल्स टू वी आई, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आपने पढ़ा था, अपॉन टी, टी से टी कट गया, फॉर्मूला क्या बन गया? आई स्क्वायर आर। इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। Yes. एक फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, W इज इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी, ये भी एक फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये किसके फॉर्मूले हैं सारे के सारे? ये पावर के हैं, मैं W लिख रहा हूँ, पावर के हैं सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। एम आई क्लियर टू ऑल? पावर इज इक्वल्स टू वी क्यू बाई टी, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल्स टू वी आई। ऑल दीज फॉर्मूलाज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड।
अश्विना समझ आ गया बेटे? अगर ये समझ आ गया तो इसकी आगे की बात सुनिए। इसके बाद आता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करता हूं, हमारे घरों में जो बिल आता है ना वो इलेक्ट्रिक पावर के टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं? पहली बात तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पावर को हम मेजर करते हैं वॉट में, वॉट या किलोवाट। कमर्शियल यूनिट किलोवाट है, कमर्शियल यूनिट जो होती है। और किलोवाट आर बेसिकली हम कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होती है दैट इज कैलकुलेटेड इन किलोवाट आर। किसमें निकालते हैं हम उसे? किलोवाट आर में। और 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं बताओ सभी लोग? 1000 वॉट। और 1 आर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट आर की में कितनी वैल्यू आ गई? 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? इसको निकाल दो। 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1000 into 3600, that comes out to be 3.6 into 10 की पावर 6। अब ये है वॉट सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। तो 3.6 into 10 की पावर सेकंड, 10 की पावर 6 जूल्स हमारे 1 किलोवाट आर में इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलो। 1 किलोवाट आवर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम इतनी एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं ये कितने लोगों को क्लियर हुआ? प्लीज रेज योर हैंड। अश्विना समझ आ गया? तनेश, रूपाक्षी, देवेज, विनायक क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। यस सर। अगर ये समझ आ गया तो एक चीज और ध्यान रखना जो हमने पहले ही बात की थी आपसे, कि जितने भी डिवाइसेस जो आपके हीटिंग अप्लायंसेस में इस्तेमाल होते हैं, किसमें इस्तेमाल होते हैं? हीटिंग अप्लायंसेस में। उन सबको हम कौन सी रेजिस्टेंस देने वाले हैं, हाई या लो? जल्दी बोलिए। हीटिंग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं उनकी रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? उनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होनी चाहिए, उनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। क्यों? तभी तो वो करंट को रोकेंगे। अगर वो करंट को रोकेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? उसे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, हीटिंग डिवाइसेस में हम जनरली एलॉय इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है। और दूसरी बात, एलॉय जो होते हैं ये जल्दी से क्या नहीं होते, दे जनरली डू नॉट गेट्स ऑक्सीडाइज इजीली। ऑक्सीडाइज भी आसानी से नहीं होते हैं, इसीलिए एलॉय जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं एज एन हीटिंग फिलामेंट। जैसे आप लोग कॉपर यूज नहीं करोगे, आप कॉपर का कोई अलॉय यूज करोगे हीटिंग के लिए, ठीक है? जैसे नाइक्रोम यूज करते हैं हम लोग। नाइक्रोम का फंक्शन क्या है? वही सेम प्रोसेस। नाइक्रोम भी हमें हेल्प करेगा रेजिस्टिविटी बढ़ाकर, और रेजिस्टिविटी के साथ साथ वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा आसानी से, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और दूसरा वो करंट को ज्यादा रोकेगा। जितना करंट को आप रोकोगे उतनी ही आपकी क्या बढ़ जाएगी? उतनी ही आपकी हीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है। अगर अब ये समझ आ गया तो इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या बोला मैंने? कौन सी डिवाइस है ये? इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज? ये आप जानते ही होंगे, आजकल तो एमसीबी लगते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे। हाँ बताओ। चलिए, फ्यूज 60 डिवाइस प्लेस इन सीरीज। सर ये वो सर मेल्टिंग पॉइंट होता है सर, जब उसका क्या कहते हैं सर, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो सर ये गर्म हो जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है सर। बहुत बढ़िया। देखो ये एक सर्किट है बेसिकली, जिसमें हम लोग किसकी वायर यूज करते हैं? कॉपर वायर यूज करते हैं, और पतली कॉपर वायर यूज करते हैं। और ये ना सर्किट के पार्ट जुड़ा हुआ, सर्किट जुड़ा होता है। मान लो ये पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव एंड से, तो वायर थ्रू दिस वायर, इस वायर की हेल्प से करंट में, मतलब सर्किट पूरा हो रहा है और सर्किट करंट पास हो रहा है लगातार डिवाइस के अंदर। आगे डिवाइस से जुड़ी हुई है ये वायर्स और डिवाइस चल रही है। अब क्या हुआ कि आपने ये वायर पतली क्यों ली? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। ये वायर इसलिए पतली ली कि अगर मान लो हाई करंट पास हो गया, हाई वोल्टेज वाला करंट पास हो गया, तो अभी आपने पढ़ा था जितना करंट ज्यादा होगा और अगर रेजिस्टेंस पतली होगी, जितनी पतली होती है उतनी रेजिस्टेंस कम है ना वायर की। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ही मैंने इतनी पतली वायर ली है। अगर मैं चाहता कि इस वायर को मोटा कर दूं तो उससे बताओ फायदा होता है नुकसान होता? अगर मैं इस वायर को मोटा कर देता कि नहीं नहीं ये खराब हो जाती है, जल जाती है, तो एक काम करो वायर मोटी ले लो,
तो बताओ मोटी वायर लेने से मुझे फायदा होता है या नुकसान होता है? सर नुकसान। सर बताओ नुकसान नुकसान क्या होगा होता है? सर सर वो क्योंकि पिघलेगा। अगर सर ये ज्यादा अपने इलेक्ट्रिसिटी में पास से होती ज्यादा तो सर करंट पास वो करने देता है, सर्किट हाई करंट भी। फूट भी सकता है। और अगर इसमें से हाई करंट पास होता तो डिवाइस की अपनी एक पोटेंशियल होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, करंट रेटिंग होती है। इसने ज्यादा करंट को पास होने दिया, डिवाइस क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हम चाहते हैं डिवाइस खराब ना हो, इसलिए क्या किया, जैसे ही आप एक्स्ट्रा करंट पास करते हो, एक्स्ट्रा इसमें जितना ज्यादा करंट पास होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वायर अगर पतली होगी तुरंत क्या कर जाएगी, जल्दी हो जाएगी बोलिए, सर, पिघल जाएगी सर, पिघल वायर जाएगी। पिघल जाएगी। और अगर वायर पिघल गई तो बताओ सर्किट क्या हो जाएगा? जो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और वायर क्या हो रही है, वायर मेल्ट हो रही है। वायर मेल्ट हो रही है तो सर्किट आपका ब्रेक हो रहा है। और सर्किट अगर आपका ब्रेक हो रहा है तो करंट कहाँ नहीं जा रहा, सर डिवाइस करंट डिवाइस में नहीं जा रहा, और डिवाइस आपकी खराब नहीं हो रही। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ या ना? एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गया। तो इसीलिए आजकल तो हम लोग फ्यूज नहीं यूज करते, हम लोग एमसीबी यूज करते हैं, जो कि बेस्ड है मैग्नेटिक इंडक्शन पे। जो आप जब पढ़ेंगे ना मैग्नेटिज्म तब पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्यूज में वायर क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी वायर मोटी होगी उतनी ज्यादा करंट उसमें पास हो सकता है, हाई रेजिस्टेंस हो गई उसकी। हमेशा वो वायर लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई ना हो, या हम कहें कि बहुत पतली बहुत मोटी ना हो, क्योंकि उसमें से करंट ज्यादा पास हो जाएगा। जितना करंट ज्यादा पास हो जाएगा, ध्यान रखिए, उतना ही डिवाइस को नुकसान पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर बेस, जो हमने बातें करी हैं अभी जितनी भी, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड्स में आए हुए। ठीक है, कल हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पर बेस क्वेश्चन किए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे किसी भी घर का हम बिल निकाल सकते हैं कि कितना उस घर में कितना बिजली इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। बोर्ड में आया क्वेश्चन है वो करवाऊंगा पहले। ये 2018 वाला आप करिएगा। पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कह रहा है विच यूजेस मोर एनर्जी। इसमें से कौन ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा? 250 वॉट का टीवी जो कि चल रहा है 1 घंटे के लिए, और 1200 वॉट का टोस्टर जो चल रहा है 10 मिनट के लिए, फॉर 10 मिनट्स। कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या ज्यादा बिजली खाएगा? तो ऑब्वियस ही बात है, पावर की बात हो रही है, पावर रेटिंग की टर्म्स में निकाल लेंगे हम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन दूसरा नाम क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ या ना? यस सर। अब पहले मुझे बताओ क्या क्या गिवन है आपको। आपको पावर गिवन है पहले वाले की 250 वॉट। ठीक है, टाइम कितना दिया है आपको? टाइम दिया हुआ 1 घंटा, 1 घंटा लिख दिया मैंने। तो एनर्जी कितनी आ गई, इसने खाया, इसने यूज कर ली 250 वॉट आर। कितने लोग को ये बात समझ आ गई इसकी, इसने जो एनर्जी कंज्यूम करी वो 250 वॉट आर है। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड। गुड। अगर 250 वॉट आर इसका एनर्जी कंजम्पशन है, बताइए अगले वाले का कैसे निकालोगे? अगले वाले का मैं निकाल रहा हूं पावर टू। पावर टू कैसे निकलेगी इस केस में? अगेन वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। और इसमें पावर हेलो सर। कितनी है? हाँ जी हेलो बोलिए। सर, 1 आवर को सर ऐसा यूनिट में नहीं करेंगे क्या सर? मर्जी आपकी, आप इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, दैट इज 0.25 किलोवाट आवर। अब ठीक है, यस सर। अब ये कितना हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है इसको, 10 मिनट लग रहा है। 10 मिनट मतलब कितना हो गया, 10/60। सही है, और ये वॉट में है तो मैंने वॉट आवर में कन्वर्ट कर दिया, या चाहो तो इसको भी आप किलोवाट में कर सकते हो, 1000 कर दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। अरे मैंने वॉट को भी किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया और मिनट को आर में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे ये 0 कट गया, तो ये आ गया हमारा 120 इंटू 6 अपॉन 100। ये कितना आया जल्दी बताओ? जल्दी बोलिए कितना आ गया? सर 720 अपॉन 100। 720 नहीं, मैं कुछ गलत कर दिया, 6 नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। हाँ या ना? क्योंकि हमें तो पावर निकालनी थी ना। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम है। ठीक है, और पावर रेटिंग दी हुई सर है अब आ 1200। जाएगा सर 20 अपॉन 100 ये हो सर। जाएगा 1200
इंटू 1/6, ये चाहो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया 12/6 और 1000 ऊपर आ जाएगा, तो इट वुड कम आउट एज 200 वॉट आर, या हम कहें तो 200 अपॉन 1000 वॉट आर कितना हो गया ये? जल्दी बोलिए। ये कितने लोगों को बात समझ आ रही है? डिवाइड समझ आया, हाँ या ना? अरे मैंने 1000 Yes, sir, आ गया। किया, मैंने 1000 को यहाँ नहीं किया, मैंने इसे अभी आर में रहने दिया, तो ये हो गया, देखो ध्यान से, सीधा सीधा 200, ये हुआ 200 वॉट आर, और इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 200 अपॉन क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा। इट कम्स आउट टू बी 1/5 किलोवाट आर, जो कि वैल्यू कितनी हो गई? 0.20 किलोवाट आर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही है तो किसको ज्यादा एनर्जी लग रही है? सर। उसको सर क्या कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? यस सर, आ गई। Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी लोग ट्राई करके देखिए जरा एक बार। क्वेश्चन समझ आया? उसने कहा 2 लैंप है, इसकी रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट, और दूसरे की है 60 वॉट 220 वोल्ट। दोनों को हमने किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। कह रहा है किस में करंट कितना ड्रॉ हो रहा है अगर हमारी जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है। समझ लो डायग्राम क्या है इसका? इसका डायग्राम कुछ ये है कि एक बल्ब ये रहा, दूसरा बल्ब ये रहा, ठीक है? इन दोनों बल्ब की आपको पावर रेटिंग दे दी, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट सप्लाई से। 220 वोल्ट की आपके पास है सप्लाई है। अब इसमें हर एक की आपको पावर रेटिंग पता है। पहले वाले बल्ब की पावर रेटिंग कितनी है? 100 वॉट। पहला वाला है 100 वॉट का और 220 वोल्ट का। दूसरा वाला कितना है आपका? 60 वॉट का 60 वॉट और 220 वोल्ट का। सही है? तो अब क्या पूछा उसने आपसे? दोनों केस में करंट निकालना। निकालो जरा दोनों करंट, 1 मिनट दिया करने के लिए, करिए। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं करंट निकाल रहा हूं, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पावर और वोल्टेज के टर्म्स में? अभी पढ़ा आप लोगों ने, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम था, हाँ या ना? इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको? आपको पावर पता है, आपको वोल्टेज पता है, यानी कि मुझे वर्क डन का वो फॉर्मूला लगाना है जिस फॉर्मूले के अंदर वर्क डन को पहली बात तो मैं एनर्जी मान लेता हूँ, ठीक है? वर्क डन क्या हो गया हमारा? एनर्जी। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें टाइम तो कहीं दिया नहीं हुआ, तो मैं क्या करने वाला हूँ? पावर इज इक्वल्स टू W का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, VIT अपॉन T। बताओ बेनिफिट क्या होगा इससे? T से T कट गया, हाँ या ना? T से T कटा है, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा सर। जैसे T से T कटा, P इज इक्वल टू खाली क्या रह गया? VI रह गया। P इज इक्वल्स टू VI रह गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes. हाँ सर। अब इसमें क्या क्या गिवन है आपको? पावर रेटिंग गिवन है पहले वाले की, तो इसका मतलब मैं यहाँ से I1 निकालता हूँ, I1 वुड बी इक्वल टू P अपॉन V1, हाँ या ना? जल्दी बोलो। पावर कितनी है इसकी? पहले वाले की पावर रेटिंग कितनी थी? पहला वाला 100 वॉट का था ना? 100 वॉट। Yes, sir. कितनी पोटेंशियल थी उसकी? 220। यहाँ से I1 निकल जाएगा। अब ऐसे दूसरे का निकालो I2, दैट वुड बी इक्वल टू P अपॉन V2, यानी P2 अपॉन V2। कितनी है पावर दूसरे वाले की? 60, और कितनी है वोल्टेज उसकी? 220। यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका? I2। आप चेक कर सकते हो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन इसके फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है? ज्यादा आने वाली है, कम आने वाली है? बताओ किस केस में वैल्यू ज्यादा आएगी? जल्दी बोलो, किस केस में वैल्यू ज्यादा आने वाली है? अरे डिवाइड कर दो ना, 10/22 इज 5/11, और ये कितना हो गया? 6/22 इज
3/11, राइट। ये I2 है और ये I1 है, किस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आने वाली है? कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, सर लेफ्ट वाले की। I1 की वैल्यू बड़ी आएगी, है ना। I1 इज ग्रेटर देन I2। अब उसने आपसे पूछा क्या, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द वोल्टेज सप्लाई इज 220 वोल्ट। अब दोनों की जो रेजिस्टेंस है उसको हम जोड़ने, करंट को जोड़ देते हैं बेसिकली, दोनों करंट का जोड़ा हमने, तो पैरेलल में आने वाला करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 5/11 प्लस 3/11। आंसर बोलो कितना आ गया, 8/11। हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। हर्ष समझ आया बेटा? नहीं हर्ष समझ आ गया बच्चे? चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन समझिए, उसने कहा कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 8 ओम, उसके अंदर करंट पास किया 15 एम्पियर का, कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए। कहता है बताइए कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस, कितनी हीट वो प्रोड्यूस करके निकालना है। 1 मिनट क्वेश्चन है, करके दिखाइए, जस्ट 1 मिनट में कंप्लीट करिए इसको। फॉर्म, इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं आप लोग, बताइए पहले। So heat is equals to I square RT. इसका फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और सारी चीजें गिवन है हमें। I कितना है 15 एम्पियर, R कितना है 8 ओम, टाइम कितना है 2 घंटे। सॉल्व कर लोगे या नहीं? Yes, sir. एक क्वेश्चन और करके दिखाइए मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिखाइए सभी लोग। क्वेश्चन है, आपके पास एक हॉट प्लेट है ओवन की, जो कि 220 वोल्ट लाइन पे लगाई हुई है आपने। इसके साथ आपने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, ए और बी, ठीक है। और दोनों की रेजिस्टेंस कितनी है, 24 ओम रेजिस्टेंस की है, जिसको हम यूज कर सकते हैं सीरीज में, पैरेलल में, या फिर सेपरेटली भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेटली वर्ड और ऐड कर लो, उसको अलग अलग भी यूज कर सकते हो,
उसको सीरीज में भी यूज कर सकते हो और उसको पैरेलल में भी यूज कर सकते हो। तो उसने कहा तीनों केस में कितना करंट प्रोड्यूस होगा ये आपने कैलकुलेट करना है, जल्दी से निकालिए। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, हाँ या ना? Yes sir, हो गया। हो गया? चलिए, जिनका हो गया बहुत बढ़िया बात, जिनका नहीं हुआ देखिएगा कैसे करना है क्वेश्चन। उसने कहा पहला केस, जब मैं इनको सेपरेटली यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सेपरेटली मतलब क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू आई आर लगाया, आया ना? तो I की वैल्यू कितनी हो गई, V बाय आर। V कितना दिया हुआ है आपको, 220 वोल्ट, और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है, 24। तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है ये, डिवाइड कर लेना है इसको, लगभग नियरली 9 पॉइंट समथिंग टाइम्स आएगा ये एम्पियर करंट, जब उसको हमने कैसे इस्तेमाल किया, सेपरेटली। आसान सा क्वेश्चन था, घबराने की जरूरत नहीं थी। अब इसे हमने किस में इस्तेमाल कर लिया, जब दोनों को सीरीज में इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियस सी बात है आर टोटल कितनी हो गई, R1 प्लस R2, हाँ है ना? यानी 24 प्लस 24 कितना हो गया, 48 ओम। तो I कितना हो गया, I इज इक्वल टू V बाय आर। I इज इक्वल टू कितना हो गया, V बाय आर। तो अब जैसे V बाय आर हुआ, V की वैल्यू 220, R की वैल्यू 48, डिवाइड कर लो इसे, ये भी नियरली कितना आ जाएगा, 48 है तो 4.5 के करीब आ जाएगा, ये एम्पियर इतना आ गया हमारा, हाँ या ना? अब पैरेलल में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आर टोटल निकाल लो, 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये लगभग 12 ओम आएगी इसकी रेजिस्टेंस, हाँ या ना? आर कितनी आ रही है इसकी, 2 अपॉन 24 दैट इज 12 आएगी, राइट? 12 आ रही है ना? अरे कर पाओगे? नहीं, 12 आ गई। अगर 12 आ गई तो वही सेम कहानी, I इज इक्वल टू V बाय आर। V कितना है, 220, R कितना है, 12, नियरली कितने टाइम्स हो गए, 12 120 240 होता है, 18 पॉइंट समथिंग एम्पियर। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया सही बच्चों को? Yes, sir. प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गया। विनायक क्लियर है बेटे, रूपाक्षी, दिविज? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई विल बी शेयरिंग सम क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीट करने हैं, और कल हम लोग इस चैप्टर का टेस्ट रखने वाले हैं, और टेस्ट में एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इस पर बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अपनी तैयारी ठीक से कर लेना, ये मत कहना कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। जो जो आप कर पाओगे बहुत बढ़िया, जो नहीं होगा फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो कल एक टेस्ट है आप लोगों का, तैयार रखिएगा अपने टेस्ट का। और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें न्यूमेरिकल्स, थ्योरी सब पूछूंगा, तो आज पूरे मन से तैयारी कर लीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके Okay, sir. चलो।